नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो क्लास है या कक्षा है, जो आपका चाहे आरएस है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज है और अन्य सीएफ है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो राजस्थान अर्थव्यवस्था की हम जो करंट की राजस्थान अर्थव्यवस्था की क्लास ले रहे हैं, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। कल हमने एसडीपी की संगठनात्मक संरचना और व्यवसायिक वितरण का टॉपिक बताया था। आज हम राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषता बता रहे हैं। राजस्थान अर्थव्यवस्था की क्या बता रहे हैं? विशेषता। ठीक है, तो उसको आपको देखिएगा और किस टाइप से आप पढ़ते हैं देखिएगा एक बार। तो पहला राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लिख रहा हूं मैं, उसको देखिए। राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 आता है कृषिगत अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। दूसरा कृषिगत अर्थव्यवस्था। तीसरी पिछड़ी अर्थव्यवस्था। चौथा क्षेत्रीय असंतुलन। पांचवा ऋणग्रस्त। छठा अवशिष्ट राज्य। सातवां उभरती हुई अर्थव्यवस्था। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में उद्योग, खनिज, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और पर्यटन। ये टॉपिक है, ये आपका है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं समझा देता हूं। पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का जो टॉपिक है, कल वाला बोला, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता का जो टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक है विशेष। देखो, एक तो ये ध्यान रखनी है, अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसमें हर टॉपिक आ जाता है, हर। देखिएगा, पहला प्रश्न तो आपका ये आता है। पहला प्रश्न तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राज्य अर्थव्यवस्था में, मतलब राज्य की जो इकोनॉमी है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है, यानी विभिन्न क्षेत्रों का, राज्य की जो इकोनॉमी है, एसडीपी है, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र क्या क्या योगदान कर रहा है। जो हमारा कल का भी टॉपिक था, हमने आपको व्यवसायिक वितरण बताया और उसमें एसडीपी में व्यवसायिक वितरण में प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का योगदान बताया। दूसरी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक कृषिगत अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था? कृषिगत अर्थव्यवस्था है।
कृषिगत अर्थव्यवस्था राजस्थान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्लियर है। तीसरी एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी है। पिछड़ी हुई क्या है? अर्थव्यवस्था। चौथा क्षेत्रीय संतुलन इसमें देखने को मिलता है। क्षेत्रीय यानी एक क्षेत्र तो डेवलप है और दूसरा क्षेत्र डेवलप नहीं है। पांचवा ऋणग्रस्तता यहां पे देखने को मिलती है। और छठा अवशिष्ट राज्य है। ये कौन सा? अवशिष्ट राज्य। लेकिन साथ साथ हम देखें तो यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में मतलब अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? उभर रही है। मतलब विकसित की श्रेणी में आपका धीरे धीरे आ रही है। विकसित की श्रेणी में धीरे धीरे आ रही है। तो जैसे कौन से क्षेत्र इसमें उभार ला रहे हैं? तो देखिए, एक तो कृषि प्रसंस्करण। कौन सा? कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र। कृषि प्रसंस्करण समझना आपको, इसलिए आपको सिलेबस में दिया कृषि प्रसंस्करण नीति। और एक उद्योग, एक खनिज, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पर्यटन में नए आयाम लिखे जा रहे हैं, जिसके कारण यह अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? उभर रही है। क्या हो रही है? उभर रही है। तो मैंने आपको बोला ये टॉपिक, वैसे बोले तो सारे के सारे टॉपिक है ना, कोर्स से जो अपन आगे डिटेल से सारे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो पहला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो ये देखिए दोस्तों, तो कल भी हमारी बात हुई थी। पहला टॉपिक प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, और कल बताया भी था, ये वापस रिपीट हो रहा है, कृषि, पशुपालन वगैरह ये था। हमें द्वितीय क्षेत्र, उद्योग और विनिर्माण, तीसरा सेवा क्षेत्र, परिवहन और बैंकिंग वगैरह। कल बताया भी था, काफी बता दिया, इसलिए मैं लिख नहीं रहा वहां पे। तो ये देखिए पहला क्षेत्र, तो आपको कल ही बताया था, प्रचलित मूल्य पर 25.19 जो था, ये देखिए एसडीपी में सर्वाधिक योगदान। फर्स्ट सेवा, सेकंड उद्योग, थर्ड आपका कृषि। ठीक है, अब है वृद्धि दर में फर्स्ट सेवा, सेकंड कृषि और थर्ड उद्योग। जो आपने कल भी पढ़ा था, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसकी वृद्धि दर, आपकी सेवा की वृद्धि दर रही है 6.89, इसकी वृद्धि दर रही है 5.65 और इसकी रही है 1.98 आ गया। उसके बाद एक और है आजीविका में, आजीविका में योगदान, फर्स्ट आपका है कृषि, सेकंड नंबर है उद्योग और थर्ड है सेवा।
दोस्तों पहला टॉपिक आपका मैंने बता दिया। देखिए मतलब पहला था कि भाई विभिन्न क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो कल हमारा पूरा टॉपिक हुआ, इसलिए मैं आंकड़ों पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन वगैरह आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण वगैरह आते हैं, सेवा क्षेत्र में परिवहन बैंकिंग वगैरह आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 25.19% है, द्वितीय क्षेत्र का 30.67% है, और तृतीय क्षेत्र का आपका थर्ड सेक्टर जो है, तृतीय बोलते हैं इसको, थर्ड सेक्टर का है वो आपका 44.14 है। तो इनको सारे को अपन ने देखा तो एसटीपी में सर्वाधिक योगदान फर्स्ट नंबर किसका है, सेवा थर्ड सेक्टर का। सेकंड नंबर कौन से का, उद्योग का, देख रहे हैं आप उद्योग का। और थर्ड नंबर किसका है, कृषि का। एसटीपी में सर्वाधिक योगदान। लेकिन 19-20 में जो वृद्धि दर हुई है, वृद्धि दर में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो किसमें हुई है, सेवा में 6.89%, और सेकंड नंबर हुई है कृषि में 5.65%, और थर्ड नंबर हुई है उद्योग में 1.98%। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हो। अगर आजीविका में बात करो तो सर्वाधिक योगदान कृषि का है 60 से 70%। सर्वाधिक योगदान किसका है, कृषि का है 60 से 70%। अगर सेकंड बात करें तो उद्योग का है, थर्ड नंबर किसका है, सेवा का। तो इस प्रकार से अपना पहला क्षेत्र आता है कि भाई कौन से लोग किससे जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट आपका कृषिगत अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, कृषिगत। ठीक है, कृषिगत अर्थव्यवस्था कैसे कि यहां पे सर्वाधिक लोगों की आजीविका कृषि पर जुड़ी हुई, कृषि से संबंधित है। अतः कृषि ही यहां के लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। ठीक है, अब है कृषि मानसूनी जुआ है। मानसूनी जुआ, मानसून होने से वर्षा अनिश्चित और अनियमित है। और अनिश्चित और अनियमित होने से निरंतर अकाल और सूखा पड़ता है। सूखा पड़ता है, ठीक है। और साथ में आपको पता है अकाल और सूखा पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, निरंतर अकाल और सूखा पड़ता है। तो अतः ये अस्थिर क्या है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और दूसरी बात है सर्वाधिक जीवन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न मतलब छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें और आती है कृषि मानसूनी जुआ के बाद में, देखिएगा एक बात और आती है, बोलो कौन सी, बोलिए। एक बात और आती है कृषि, अब कृषि मानसूनी जुआ कैसे है, यहाँ पे कृषि का सिंचित क्षेत्र 45% है, अतः 45% है, अतः वर्षा पर निर्भर 55% है। और ध्यान दीजिएगा किसान खाद्यान्न फसलों पर, किसान गैर खाद्यान्न फसलों के स्थान पर ये
स्थान पर खाद्यान्न फसलों पर अधिक बल देता है। अधिक बल देता है। अतः पिछड़ा किसान है। देखिए, एक मिनट आ जाइए। देखिए मैंने क्या लिखा, पूरी की पूरी कहानी देखी। कृषिगत अर्थव्यवस्था है ये। कौन सी अर्थव्यवस्था है? कृषिगत। सर्वाधिक लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है। सर्वाधिक लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि ही यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी सब कुछ कृषि ही यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या करता है? प्रभावित करता है। और आपको पता है आजादी के बाद से हमारी जमीनें तो क्या हुई है? घटी हैं, और लोगों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। तो कृषि पर ज्यादा लोगों की निर्भरता होने के कारण यहाँ पर गांवों में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि वो दिखने में तो रोजगार में है, क्योंकि अपने जैसे घर में कहेंगे अपने पास 5 बीघा जमीन है घर में और कैंडिडेट है 10, तो हम सब लोग कहेंगे भाई तुम्हारे आजीविका का सोर्स क्या है? तो बोलेंगे साहब कृषि है। तो वो काम तो केवल 3 लोगों का है, लेकिन 7 लोग भी कृषि का नाम ही ले रहे हैं। तो 7 लोग एक्चुअली क्या है? बेरोजगार हैं, जबकि नाम क्या ले रहे हैं? वो कृषि का ले रहे हैं। तो वो कौन सी बेरोजगारी होगी? छिपी हुई बेरोजगारी। इसके अलावा यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे रबी और खरीफ की 2 फसलें होती हैं। रबी और खरीफ की कितनी फसलें होती हैं? 2। रबी और खरीफ की कितनी फसलें होती हैं? 2। रबी की फसल और एक कौन सी है? खरीफ की फसल। रबी और कौन सी? खरीफ। अब रबी की फसल और खरीफ की फसल में 3-3, 4-4 महीनों का अंतर, 3-3 महीनों का अंतर रहता है। तो अंतर रहता है तो स्वाभाविक बात है 6 महीने तो व्यक्ति काम कर रहा है, 6 महीने ताश खेल रहा है वो। तो कहने का मतलब मौसम के आधार पे बेरोजगारी, तो 6 महीना क्या हो गया? खाली हो गया उसका। ये टोटल आपकी बात है। बोलो क्लियर है क्या? ये पूरी बता दी। अब हम कृषि हमारी मानसूनी जुआ है। मानसूनी जुआ कैसे है? तो देखो कृषि के तो हमारी टोटल जो खेती है उसका सिंचित क्षेत्र लगभग 45% है। मतलब टोटल एग्रीकल्चर है उसका इरिगेटेड एरिया है, सिंचित एरिया है, वो केवल कितना है? 45% है। 45। तो हमें 55% हम किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा। वर्षा हमारी अनिश्चित और अनियमित है, क्योंकि मानसून अनिश्चित और क्या होता है? अनियमित होता है। कभी तो ज्यादा अतिवृष्टि हो जाती है और कभी कम अनावृष्टि हो जाती है, कभी कम और कभी ज्यादा। और इसके कारण हमारे यहाँ पे निरंतर अकाल और सूखा पड़ता है। निरंतर अकाल और क्या पड़ता है? सूखा। अतः अनिश्चित और अनियमितता, अकाल और सूखे की चपेट में हम आते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? अस्थिर है। कौन सी है? अस्थिर है। स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे कभी तो ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। अगर आप विकास दर देखो तो कभी 11% चली गई, आप 5.5 पर आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे अस्थिर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये टोटल है। तो ये पूरा का पूरा बात आ गई। एक बात है, यहाँ का किसान है वो गैर खाद्यान्न फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों पर क्या देता है? बल। या हमारी जमीन धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। तो हम जो खाने वाली फसलें हैं उन पर ध्यान देते हैं, यानी खेती को सिर्फ हम खाने से ही जोड़ रहे हैं, हम व्यवसायिक फसलों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हो रहा। व्यवसायीकरण नहीं हो रहा तो हम एक एज उसको आजीविका का सोर्स ही मान रहे हैं, बल्कि उसको बिजनेस के साथ नहीं जोड़ पा रहे। इसलिए हमारा किसान यहाँ का पिछड़ा है, और पिछड़ा किसान है तो पिछड़ी हुई क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये कृषिगत अर्थव्यवस्था बोला है। तो कृषिगत अर्थव्यवस्था में ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये बात है पूरी की पूरी बता दी। 2 बात। तीसरी अर्थव्यवस्था है हमने जो लिया उसको एक बार देखना चाह रहा हूं। तीसरा पॉइंट है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो वो देखिए कैसे देखते हैं पिछड़ी। तीसरा, देखिए पिछड़ी अर्थव्यवस्था को आप जैसे हमारे को पहले बीमारू स्टेट का दर्जा दिया गया। बीमारू, बीमारू का मतलब, बी का मतलब बिहार है यहाँ पे, और एम ए का मतलब है महाराष्ट्र, और आर का मतलब राजस्थान, और यू का मतलब है यूपी। महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी, बिहार, मध्य प्रदेश, और ये राजस्थान, और ये यूपी है।
अब आप देखोगे तो बिहार का से टूटकर झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक है। और इधर आपका बोले तो एक स्टेट इसमें और जोड़ देते हो, कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा। तो ये लोग आजकल बीमारू स्टेट में आते हैं, बीमारू बीमारू। अब बीमारू स्टेट में क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामाजिक पिछड़ापन भी है। सामाजिक पिछड़ापन है तो कुरीतियां हैं, कुरीतियां हैं तो स्वाभाविक सी बात है शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, बाल विवाह, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इससे हमारी, सुन लो, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके कारण भी आपका सामाजिक पिछड़ापन में देखिए। हमारे यहाँ पे दृष्टिपात करें तो दादी जी, यहाँ पे मेरा SC ST से मतलब नहीं है, लेकिन SC ST में एजुकेशन बढ़ रही है तो हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें पिछड़ी जो SC ST को जोड़ा गया है, तो वहां पे क्या होता है, ST किसको कहते हैं? ST का तात्पर्य हो गया जो अपनी परंपराओं पे ध्यान देते हैं। तो परंपराओं में पिछड़ापन रहेगा तब तक हम कुरीतियों में जिएंगे, कुरीतियों में जिएंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था को क्या बनेगा? तो सामाजिक पिछड़ापन में देखिए, पिछड़ापन देखिए यहां पर 31.3% SC ST है, इसमें से 31 में SC 17.8 है और ST आपकी 13.5 है, ठीक है। ये आंकड़े पूछ लेता है तो पिछड़ापन है। अब मैंने बोला यहीं पर, यहाँ पे बाल विवाह क्या होते हैं ज्यादा, बाल विवाह क्या होते हैं अधिक बाल विवाह बीमारू स्टेट में होते हैं। हमारे यहाँ पे सर्वाधिक बाल विवाह भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक में है, बूंदी और टोंक। और हमारे यहाँ पे बाल विवाह के बाद आप शिशु मृत्यु दर जो आपकी 36 है, कितनी है? 36, 1000 पे कितनी निकलती है? 36। दूसरी मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आपकी कितनी है? तो 212 है, 212, 1 लाख पर निकलती है। ये लो, ये टोटल आपकी दोस्तों बात है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। देखो हमारी एक तो मैंने बोला कृषि से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था इसलिए पिछड़ी है, एक हमारा सामाजिक पिछड़ापन भी है। एक तो कृषिगत अर्थव्यवस्था है इसलिए भी पिछड़ी है क्योंकि कृषि के कारण हमें अस्थिरता होती है और परंपराएं, रूढ़िवादिता ये ज्यादा होती है। परंपराएं, रूढ़िवादिता क्या होती है? ज्यादा। हमारे राज्यों को पहले बीमारू स्टेट की श्रेणी में लाया गया। बीमारू का मतलब BI का मतलब है बिहार, बिहार से टूट कर क्या बना? झारखंड। MA का मतलब है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से टूट कर क्या बना? छत्तीसगढ़। R का मतलब राजस्थान, U का मतलब है UP, एक राज्य और जोड़ देते हो उड़ीसा। ये राज्य आप देखते हो तो सारे के सारे क्या है? पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन यहाँ पे ज्यादा है। मतलब आदिवासी ज्यादा है, बेसिकली कुरीतियां ज्यादा हैं, गरीबी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, बाल विवाह ज्यादा है, ये सब चीजें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में देखें तो सामाजिक पिछड़ापन में 31.3% SC ST आती है, 17.8 तो क्या है? SC है और 13.5 क्या है? ST है। और अब मैंने बोला जाति से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि भाई ये पीछे SC ST जो है वो शुरू से अपनी संस्कृति पर बल देती रही। अब जहां पे संस्कृति पर ज्यादा बल दिया जाएगा, अति होगी तो रूढ़िवादिता होगी, और रूढ़िवादिता होगी तो परंपरागतता जो है वो हमारी इकोनॉमी को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन कम होने के कारण बाल विवाह क्या हो रहे हैं? अधिक हो रहे हैं। सर्वाधिक बाल विवाह कहां पर है? भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक। बाल विवाह अधिक होने से प्रजनन दर क्या होती है? ज्यादा। प्रजनन ज्यादा होती है, जनसंख्या भी क्या होती है? ज्यादा। शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों के पीछे 36 लोग मर जाते हैं, 36 लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मातृत्व मृत्यु दर भी ज्यादा है, 1 लाख महिलाएं, गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के दौरान 212 महिलाएं मर जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आज भी हमारी 50% डिलीवरी अप्रशिक्षित दाइयां करवाती है। और इसका कारण क्या है? पिछड़ापन है। तो ये पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो एक तो कृषि की वजह से हम पिछड़े हुए हैं, एक आपका सामाजिक पिछड़ापन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका तीसरा पॉइंट है, बीमारू स्टेट यानी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। कब आता है? चौथा पॉइंट हमने शायद ऋणग्रस्तता पढ़ा था। कौन सा? ऋण। एक बार बता देता हूं, एक बार देख लेते हैं। क्षेत्रीय संतुलन और पिछड़ी अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संतुलन, ये देखिए
होता है। असंतुलन। उससे घटा। ये देखिए एक बार इसको आप देखते हो तो देखो क्षेत्रीय संतुलन कैसे, क्षेत्रीय असंतुलन कैसे है हमारे। ये राजस्थान है हमारा, ये पश्चिमी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान है। अगर मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, पश्चिमी राजस्थान को देखें तो लगभग 60-61% क्षेत्र है, 60-61% क्षेत्र है और 40% जनसंख्या ही निवास करती है। और इधर पूर्व वाला देखे तो 40% क्षेत्र है और 60% जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्र मरुस्थलीय है और ये क्षेत्र मैदानी है। अब जहाँ पे मैदानी है तो कृषि वगैरह ये सब चीज ठीक होती है, तो लोग आजीविका के लिए यहाँ पे ज्यादा बसते हैं। तो यहाँ पे घनत्व क्या है, इस एरिया में घनत्व डेंसिटी क्या है, ज्यादा। और ये मरुस्थल है तो यहाँ पे लोग कम बसते हैं, तो घनत्व क्या है, कम। घनत्व क्या है, कम। तो पश्चिम का डेंसिटी क्या है, कम। अब इस क्षेत्र में डेंसिटी कम होने के कारण उनके पास न तो पूर्णतः रोड की सुविधा है, न पूर्णतः बिजली की सुविधा है, न पूर्णतः स्कूलों की सुविधा है। तो आधारभूत सुविधाओं का क्या है, अभाव। और इधर आपकी सारी सारी आधारभूत सुविधाओं का क्या है, अच्छा है। तो इसलिए आपका सरकारी कर्मचारी को ही आप देख लीजिए, सब लोग एक ही जगह जयपुर, जोधपुर, बड़े शहरों में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा रहना चाहते हैं। उस क्षेत्र में स्कूलें खाली पड़ी हैं, सारी बेसिक सुविधाओं की चीजें खाली पड़ी हैं, तो वहां पे क्यों नहीं जाते। तो यानी एक तरफ तो आपको विकसित राज्य दिखाई दे रहा है और एकदम एक तरफ दूसरा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ क्षेत्र और है जो हमारे पिछड़े, जैसे उदाहरण है, जैसे आपने मैंने बताया था कि भाई पिछड़े जिलों में जैसे डूंगर, करौली धौलपुर है, करौली धौलपुर डांग एरिया के अंतर्गत आ गया और डांग एरिया के अंतर्गत आने के कारण उसमें भी बिजनेस वगैरह डेवलप नहीं हुआ, तो करौली भरतपुर पिछड़ गया। सिरोही पहाड़ी एरिया आ गया तो पिछड़ गया, जैसलमेर मरुस्थल आ गया तो पिछड़ गया, आपका जैसलमेर मरुस्थल आ गया तो पिछड़ गया, 12 आदिवासी क्षेत्र आ गए तो पिछड़ गया। तो ऐसे कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्र अच्छे हैं। तो एक तरफ आपको विकसित नजर आता है, एक तरफ आपको कमजोर नजर आता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ रही है। अब आया 5वां नंबर, ऋणग्रस्तता देखने को मिलती है। ऋणग्रस्तता, प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए का हमारे ऊपर कर्ज है। प्रति व्यक्ति कितने रुपए का कर्जा है, बोलो, 5,000 रुपए का कर्जा है। सॉरी, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का। कल परसों आपने देखा होगा तो हमारे ऊपर प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का कर्जा है, जिससे हमारा राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट जिस राज्य का ज्यादा होता है तो वहां पर अर्थव्यवस्था क्या होती है, कमजोर होती है।
और महंगाई बढ़ती है, लोगों पर टैक्स का भार ज्यादा आता है और बहुत सी चीजें, क्योंकि सरकार भी क्या करे, सरकार उस घाटे को पाटने के लिए लोगों पर टैक्स लगाती है, तो वहां पे जनजीवन क्या होता है, अर्थ अव्यवस्थित होता है। ठीक है, तो ये ऋणग्रस्तता आपका पॉइंट है। अगली बात आप बताए हो, अविशिष्ट राज्यों की श्रेणी में आता है। विशिष्ट राज्य, द्वारा सहायता, ये अब देखिए इस चीज को आप देखते हो, अविशिष्ट राज्य है। अब राजस्थान एक अविशिष्ट राज्य है, अविशिष्ट राज्य है। अविशिष्ट राज्य राजस्थान नहीं, मतलब देश में विशिष्ट राज्य केवल 11 हैं, जिसमें अपन बात करें तो मतलब अगर अपने 7 सिस्टर नहीं है क्या, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, ये अब ये क्यों है, क्योंकि वहां पहाड़ी एरिया होने के कारण वहां पे आजीविका के मतलब रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज नहीं है तो वहां पर केंद्र क्या देता है, सहायता। तो राज्य विशिष्ट राज्यों की श्रेणी में देश में 11 राज्य आते हैं। विशिष्ट राज्य का मतलब है उनको केंद्र जो सहायता करता है, जो भी पैसा देता है उसका 90% तो अनुदान दे देता है, ग्रांट दे देता है, और उसमें केवल उन राज्यों को 10% ही वापस लौटाना पड़ता है। और वापस लौटाना पड़ता है तो स्वाभाविक बात है उनको सेंटर ने क्या कर रखा है, संभाल रखा है। राजस्थान अविशिष्ट राज्य में आता है, तो केंद्र द्वारा उसको जो सहायता दी जाती है उसमें 10% ही अनुदान मिलता है और 90% उसको वापस चुकाना पड़ता है, और इसलिए ऋणग्रस्तता इस पर बढ़ती जाती है, ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती है। और ध्यान दीजिए, जबकि हम विशिष्ट राज्य की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जल की बहुत ज्यादा कमी है, हमें पेयजल बेसिक सुविधा पहुंचाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो हमें विशिष्ट राज्य की श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए। लगातार मांग बढ़ रही है, और मैंने कहा इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमें हेल्प करती है उसका 90% तो वापस चुकाना पड़ेगा, तो 90% तो हमारी ऋणग्रस्तता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आपकी विशेषता के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, पॉइंट है एक आपको वो बोल देता है, एक पॉइंट और है, एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा मैं। कौन सा हो गया, बड़ा राज्य एवं भौगोलिक परिस्थितियां। ठीक है, बड़ा राज्य अगर देखो तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्र जो देश का 10.41% है। ठीक है, जनसंख्या में अगर बोले देश का 8वां राज्य, 6.85 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, अब भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो देखिए, भौगोलिक परिस्थिति में यहां पे बात करना चाहूंगा कि संपूर्ण राजस्थान का 61%
मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें 61% में से 60% तो बालू का स्तूप है, प्योर मरुस्थल है। काजरी इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 67% जा रहा है। देखिए, अब मैं बोलना चाह रहा हूं, आगे देखिए, देश का 1% सतही जल है, इसकी वजह से पेयजल संकट है। ये दोस्तों हमारे देश में एक स्थिति है। तो देखिए, बड़ा राज्य है ये, नो डाउट बड़ा राज्य है, ध्यान दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, जो देश का 10.41% है। देश का 10 पॉइंट क्या है, 41% है। जनसंख्या में देश का 8वां राज्य है। जनसंख्या में देश का कौन सा राज्य है, 8वां राज्य है। और वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है ही, और 8वां राज्य जिसकी 6.85 करोड़ जनसंख्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा राज्य है जिसका 61% मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें लगभग 12 जिले आ रहे हैं, 12, उसमें से एक जिला जो है आपका गंगानगर को डाल तो 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में आ रहे हैं, 12 जिले और 61% मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस 61% मरुस्थलीय क्षेत्र का 60% तो बालू के टीले हैं। और इसरो की रिपोर्ट कह रही है कि साहब ये लगातार मरुस्थल बढ़ता जा रहा है, तो लगभग 67% तक जा रहा है। कितना तक जा रहा है, 67। तो आप देख रहे हैं, हमारा बड़ा राज्य होकर के भी बहुत सा हिस्सा हमारे काम नहीं आ पा रहा, और हमें लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। बोलो क्लियर है। और ध्यान दीजिए, हम देश में पहला राज्य है। देश में कौन सा राज्य है, पहला। और देश का पहला राज्य होने के बावजूद यहाँ पर 1% ही सतही जल है। 1% ही क्या है, सतही जल है। सतही जल, सतह पर जल 1% ही है। अब देखो, हम 10.41%, मतलब 10वां हिस्सा है देश का, लेकिन पानी में हम 1% ही हैं। और इसी आधार पे हमारे यहाँ पे पेयजल संकट है, और इसी आधार पे हम विशेष राज्य का सरकार से दर्जा मांग रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, क्योंकि हमारा लोगों के पास पानी पहुंचाने में ही पैसा चला जाता है। और ये राजस्थान देश का ऐसा, विश्व का ऐसा पार्ट है जहां पे मरुस्थल में जनता रहती है, तो वहां पे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमें खर्चा बहुत करना पड़ता है। ये टोटल आपकी बात आती है, ये पूरा का पूरा सिस्टम बताया। अब देखो, अब ये तो सारे पॉइंट हो गए। अब हम करें, हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी सामने आ रहे हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में मैं दोस्तों बताना चाह रहा था कि वो पॉइंट जो है वो आपके क्या टॉपिक आते रहेंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे। देखो, पहली बात हमारी कृषिगत अर्थव्यवस्था है, तो कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे तो कृषि प्रसंस्करण बताएंगे कि हम फूड प्रोसेसिंग में बेस्ट काम कर रहे हैं। उद्योग बताएंगे, उद्योग में हम कई प्रकार के अच्छा काम कर रहे हैं। खनिजों का अजायब घर है राजस्थान। खनिजों का क्या है, अजायब घर। पेट्रोलियम में हमारा देश में दूसरा स्थान आ रहा है। सौर ऊर्जा में हमारा पहला स्थान आ रहा है। पर्यटन, ये सब क्षेत्र है वो हमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ये मैं यहाँ पे पूरी डिटेल को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पर्यटन का टॉपिक भी होगा तुम्हारा, सौर ऊर्जा का टॉपिक भी होगा तुम्हारा, पेट्रोलियम खनिज का टॉपिक होगा, उद्योग और कृषि का टॉपिक भी होगा। इसलिए हम इन टॉपिक्स की आगे अपने आप ही डिटेल से बात होगी। जब सारी बात हो जाएगी तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हमें कौन कौन ले जा रहा है, तो बोलो, खनिज ले जा रहा है, पेट्रोलियम ले जा रहा है, पर्यटन ले जा रहा है, सौर ऊर्जा ले जा रही है, और एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग ले जा रही है। तो ये क्षेत्रों में हम अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा आधारभूत ढांचा, जैसे अभी हाल में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर आ रहा है, तो वो हमें किसकी तरफ ले जाएगा, और 6 राज्यों की तरफ हमें ले जाएगा। तो ये सब चीजें आपको हमने बताई दोस्तों। तो ये आज का जो टॉपिक था, राजस्थान की अर्थव्यवस्थाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। कल हम जो पढ़ेंगे वो मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे।